हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे वमन क्रम के बारे में। ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम पंचकर्मा में वमन क्रम से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सिलेबस वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अगर सवाल आपको आता है वमन क्रम से रिलेटेड तो आप शुरू कहाँ से करेंगे। यू विल राइट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखिएगा कि वमन का भैया सामान्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है वमन का सामान्य अर्थ होता है उल्टी या कयल। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊपर वाले मार्ग यानी ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को हम बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वमन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि भैया इटिमोलॉजी क्या होती है। आपके सिलेबस में पॉइंट है इटिमोलॉजी, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ वमन क्रम बताइए। तो आप बताइएगा कि जो वमन शब्द की व्युत्पत्ति है वो क्या है। तो सबसे पहले देख रहे हैं, ये वम शब्द से उत्पन्न होता है, प्लस इसमें जब ल्युट प्रत्यय लगता है तो ये वमन शब्द बन जाता है। अब इसके क्या है, 4 अर्थ बताए गए हैं। अब वो 4 अर्थ क्या है देखिए, हम लिख सकते हैं सर्दी लिख सकते हैं, इसका अर्थ यानी कि उल्टी, सिंपल है, हमें याद रहेगा। मर्दन करना, अभिसंधन करना, सर्ग करना, निसारण या निकाल देना, ये भी वमन के अर्थ हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हम इसके पर्याय भी लिख सकते हैं। यही जो हमने 4 ऊपर पढ़े हैं इनको हम एज अ पर्याय भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वमन की परिभाषा, या फिर अगर क्वेश्चन आता है निरुक्ति लिखो तो वी कैन ऑल्सो राइट ये वाली डेफिनेशंस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्या है वो कि भैया तत्र दोष हरण उदर्व भागम वमन संज्ञकम। हम थोड़े थोड़े शब्दों में याद रख सकते हैं कि जिसके अंदर दोषों का हरण होता है, किधर से होता है, उदर्व भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वमन कहते हैं। ये किधर की डेफिनेशन है, चरक कल्पस्थान चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम पहली चीज़ वमन की परिभाषा में ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चढ़ते हैं। ये आ गया हमारा अगला पेज। अगले पेज में हम दूसरी डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भैया वमन श्लेष्म हराणाम। ठीक है, वमन जो है वो श्लेष्म का हरण करता है। ये है चरक सूत्र 25 के अंदर दी हुई। यानी ये कफ की जो मेनली क्या है कि जो कफ की चिकित्सा है उसके अंदर वमन सबसे बेस्ट है। ठीक है, हमें पता है कि जो अमाशय है वो किसका स्थान है, कफ का स्थान है। तो जो दोषों को निकटतम मार्ग से वमन द्वारा ही हरण किया जाता है, किसके अंदर, जब हमारे पास कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हों तब हम वमन कराएंगे। तो निकटतम मार्ग क्या है उसका अमाशय के, वो है मुख, तो उसके द्वारा जब निकाल देंगे तो ये एक वमन का प्रोसेस सा हो गया। उसके बाद शरांगधन्य जी में एक डेफिनेशन दी हुई है, वो क्या बोलते हैं कि अपक्व जब हमारे पास पित्त हो या कफ हो, ठीक है, यहाँ पे पित्त भी आ जाता है, वो जो बलपूर्वक मतलब फोर्स करके ऊपर ले जाकर निकाल देता है, उसे क्या हम बोलेंगे, वमन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हो जाती हैं वुमेन की, जो हम थोड़ी सी याद करके लिख देंगे पेपर के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारे सिलेबस में जो पॉइंट है वो है वुमेन का महत्व और प्रयोजन। अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि जो सर्दी होती है वो क्या मतलब है। जब कभी भी हमारी बॉडी में देखो, सर्दी का मतलब भी उल्टी है, वमन का मतलब भी उल्टी है, पर कभी भी अगर पैथोलॉजी इन्वॉल्व होगी तो वो सर्दी कहलाएगी। कोई बीमारी है तो सर्दी कहलाएगी। अगर हम खुद से करा रहे हैं, बायोलॉजिकल उससे करा रहे हैं, तरीके से करा रहे हैं, तो उसे हम वमन कहेंगे। ठीक है, ये बात हमें याद रहेगी। उसके बाद हमें याद रखना है कि वमन का अगला पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है वमन का महत्व, और आ जाता है वमन का प्रयोजन यानी कि इम्पोर्टेंस बताइए। तो इम्पोर्टेंस तो हम पहले भी बता चुके हैं, वमनम श्लेष्म हराना। ठीक है, वमन हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन मतलब बीएमएस के फर्स्ट ईयर से। ये जो वमन है श्लेष्मा को बाहर निकालने या श्लेष्मा दोष को हराने के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये क्या हुई, ये उसकी महत्ता ही तो हुई। ये हम लिख देंगे, श्लोक डाल के लिखेंगे, एक 3 शब्द लिखने हैं, वमनम श्लेष्म हराना। नंबर कितने मिलेंगे, पूरे। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने लिखना है जो एक और डेफिनेशन, एक और महत्वता में पॉइंट लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, वमनम तू सर्व उपक्रम में भ्यो श्लेष्माणि
प्रधानतम मन्यते भिषज। मतलब जितने भी भिषज लोग हैं, वैद्य लोग हैं, वो मानते हैं कि जो वमन है वो सभी उपक्रमों में बेस्ट है। कब? जब कभी भी श्लेष्म दोष यानी कि कफ दोष है वो प्रधान है किसी भी बीमारी में, उसके अंदर जो सबसे बेस्ट उपक्रम होगा वो क्या होगा? वमन होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और ये किस पॉइंट में आ जाता है? ये आ जाता है इम्पोर्टेंस वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे। हम इम्पोर्टेंस में ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, हीरो इम्पोर्टेंस में क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया कफ दोषों की जो प्रधान चिकित्सा है वमन कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है देखते हैं। क्योंकि वामक द्रव्य, एक बताइए वामक द्रव्य कौन सा है? मदन फल, बचपन से जानते हैं। वो क्या करता है? एग्जाम्पल ले रहा है मदन फल द्रव्य की, और भी जो वामक द्रव्य हम उनको भी लिख सकते हैं। वो क्या करता है? अमाशय में जाता है। ठीक है, वहाँ क्या करेगा? अपने प्रभाव से क्या करेगा? जो संपूर्ण विकृत कफ, विकृत मतलब कि जो खराब कफ है, जो विकृत हो रखी है, प्राकृत अवस्था में नहीं है, उसे क्या करेगा? मुख द्वारा यानी उदर भाग से बाहर निकालकर शरीर का शोधन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? अपने प्रभाव से ऊपर मुख से बाहर निकाल देता है विकृत कफ को, और इससे क्या हो जाता है? शरीर के अंदर जो दोष होते हैं उनका शोधन हो जाता है। तो अमाशय कफ का प्रमुख स्थान है, और वहाँ से कफ का शोधन कर देने से अन्य स्थानों में जो फैले कफज विकार होते हैं वो भी शमन हो जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है, हमने तो क्या किया? अमाशय से कफ दोष को निकाला, तो इससे सारी बॉडी का जो दोष है वो कैसे शोधन हो गया? अब इस चीज़ को समझाते हुए हमारे आचार्यों ने उपमा दी है। उपमा मतलब एग्जाम्पल दी है। अब एग्जाम्पल क्या दिए? कहते हैं जैसे क्यारी का बांध टूटने पर सारा जल बाहर निकल जाता है। अब हमें समझ आना चाहिए क्यारी क्या होती है। मानो ये है हमारा खेत, और खेत के अगल बगल मैंने एक क्यारी बना दी है ताकि इसमें पानी जमा हो सके। ठीक है, अब ये क्यारी मानो इधर से टूट गई तो इसमें से जो पानी होगा वो क्या होगा? सारा बाहर निकल जाएगा। अब जैसे धान धून हम अपने खेतों में लगाते हैं, है ना, चावल वगैरह उगाते हैं, तो पानी रहा नहीं तो वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार पानी निकल गया, वहाँ के जो दाने वगैरह थे वो सूख गए, तो वो वही समझाने की कोशिश करता है कि उसी प्रकार जल स्वरूप विकृत कफ को निकल जाने पर उससे पलित या पुष्ट होने वाले रोग स्वयं क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। मतलब हमने कफ को निकाल दिया, वो अब जो वो विकृत कफ था जिन रोगों को उत्पन्न कर रही थी, अब वो खोएंगे ही नहीं, हमने तो उनको निकाल ही दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो इम्पोर्टेंस का तीसरा पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पेज पे, पेज नंबर 4। इसमें क्या है? हम इम्पोर्टेंस में अगला पॉइंट लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ये कि इससे जो वमन है, हमने पहले क्या बोला कि इससे क्या है? अमाशय के अंदर हम जो कफ है उसको निकालते हैं, और कफ दोष जो है वो बिल्कुल अपने बॉडी को वो कर देता है, अमाशय को शुद्ध कर देता है। पर एक और इम्पोर्टेंस लिखते हुए आचार्य ने लिखा है कि ये सारे शरीर का भी शोधन करता है। अच्छा, अब ये कैसे करता है? ये इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते लिखा है कि जो वमन है वो सिर्फ क्या है? अमाशय का ही शोधन नहीं करता, अपितु सारे शरीर का करता है। कैसे? कहता है वमन से पहले हम स्नेह स्वेदन कराते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? शरीर में जो क्लेद होता है उसकी मात्रा बढ़ती है, और बढ़े हुए क्लेद से दोष घुलकर अमाशय में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? सारे शरीर का हमने स्वेदन किया, उसकी वजह से जो क्लेद की मात्रा बढ़ी, सारे दोष मिलके इकट्ठे हो गए, अमाशय में आ गए। दोष तो सारी बॉडी से आएंगे ना। अब क्या होगा? वमन द्रव्य होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज उसकी क्या है? वो क्या होता है? उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। उसके अंदर जितने भी गुण होते हैं वो अपने प्रभाव से क्या करते हैं? और अणु प्रणव भाव से, अब अणु प्रणव भाव मैं आपको आगे बताऊंगी, वो अपने प्रभाव से। और हमें ये चीज़ भी याद रखनी कि इसमें आकाश और वायु महाभूत क्या होता है? प्रधान होता है। अब आकाश और वायु किधर? ऊपर, तो वो क्या करेंगे? इन सब जो प्रॉपर्टीज हैं इनके कारण वो क्या करेंगे? दोषों को अमाशय से किधर लेके आएंगे? उधर्व मार्ग से, मुख मार्ग से ऊपर तक लेके आके बाहर निकाल देंगे मुख मार्ग से। ठीक है, तो ये एक तरह का मोड ऑफ एक्शन हो गया कि वमन द्रव्य किस तरह से एक्ट करता है। प्लस इससे
हमने वमन की क्या इम्पोर्टेंस है वो भी जान ली, ठीक है। इसके बाद चौथी इम्पॉर्टेंट जो बात है कि वमन की क्या इम्पोर्टेंस है वो ये है। वो ये क्या है कि हमें विरेचन से पहले वमन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? अगर हम विरेचन से पहले वमन नहीं कराएंगे तो क्या होगा? जो आद्य प्रवृत्त कफ दोष है, यानी जो विकृत कफ है, वो क्या करेगी? गृहिणी को आच्छादित कर लेंगे वो दोष, हमारी बॉडी में गुरुता उत्पन्न करेंगे, प्लस प्रवाहिका भी उत्पन्न करेंगे। प्रवाहिका आप काय चिकित्सा में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस आ जाती है कि भैया वमन जो है वो हमें विरेचन से पहले कराना पड़ेगा, नहीं तो ये 3 जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इतनी इम्पोर्टेंस वैसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पेपर में, बट चलो मान लीजिए कभी उल्टा सीधा पेपर आ जाता है। उसके बाद सोशल जी इम्पोर्टेंस बताते हैं वमन की, तो वो क्या है कि ये कुछ रोगों को, रोग तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब ऊबर जैसे कि गले के रोग, कास और स्वर भेद हो गया। हमें पता है कफ दोष के रोग जो है उनको करेगा, तो जैसे निद्रा तंद्रा उपलेप के अंदर, आस्य दुर्गंधता के अंदर, कफ प्रसेक के अंदर, ग्रहणी दोषों के अंदर, ये वमन जो लोग भी वमन करते हैं उन लोगों के अंदर ये रोग कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए पेज नंबर 4 के अंदर। अब यहाँ क्या है, अब इसकी एग्जाम्पल देते हुए कैसे समझाया है कि सुश्रुत जी क्या बोलते हैं। सुश्रुत जी बोलते हैं कि जैसे हमारे पास वृक्ष के कट जाने पर, मान लो कोई पेड़ है उसको तुमने काट दिया, ठीक है, तो उसके क्या होंगे, जो भी फूल पत्ते ऊपर जो भी लगा होगा वो क्या होगा, शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से कहते हैं जब हम शोधन करा लेते हैं तो क्या होता है, वमन, यानी शोधन से यहाँ मतलब लिया है वमन, उसे करा के क्या होता है, कफ का हरण हो जाता है। तो कफ से उत्पन्न जितने भी रोग हैं वो स्वयं ही शांत हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है कि आगे आपके जो सिलेबस के अंदर पॉइंट है वो है यूटिलिटी ऑफ वमन गरम इन हेल्थ एंड डिसीज़, यानी वमन गरम का स्वास्थ्य और रोगी में क्या महत्व है। तो हमने जितने भी पॉइंट्स पहले इम्पोर्टेंस में पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने जो सिलेबस के आपके 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, ओके। और कल आप ये सब पढ़ के आए और साथ में हम डिस्कशन करेंगे। और कल हम इससे नेक्स्ट जो है इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वमन जितना आसान तरीके से हम याद करा सकते होंगे उस तरह से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।